नमस्कार मित्रों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक में। 12th की सीरीज़ में लॉकडाउन के बीच स्टडी रुके ना, इसलिए मैं 12th की सीरीज़ चलाते हुए पॉलिटिकल साइंस के थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। उस थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि शीत युद्ध के दायरे क्या हैं, कैसे शीत युद्ध बढ़ा, कैसे रोकना है शीत युद्ध को, शीत युद्ध में मुद्दे क्या क्या हुए, शीत युद्ध के दायरे बताता हूँ। देखिए, हमने आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताया और दो ध्रुवीय व्यवस्थाओं की शुरुआत के बारे में बताया, किस प्रकार से वर्सा पैक्ट बनाया गया, सीटो क्यों बना, सेंटो क्यों बना, इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए आज मैं शीत युद्ध के दायरे के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। शीत युद्ध के समय कई संकट या मुद्दे उभर कर सामने आए और ये आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये मुद्दे उभर कर सामने आते रहे। बार बार शीत युद्ध के समय ये सारे मुद्दे उभर कर सामने आते रहे। शीत युद्ध को खूनी लड़ाई भी हुई। शीत युद्ध के दौरान काफ़ी सारी खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, परंतु गौर करने की बात यह है कि इन सब लड़ाइयों के बीच में भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। अर्थात दोनों महाशक्तियां जानती थी कि अगर हम किसी एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे तो यह बहुत बुरा हो सकता है। तो दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, छोटे छोटे देशों पर क्या किया, कब्जा करना चालू किया। कब्जा किस प्रकार से होता था, कब्जा क्या होता था, देखिए, अगर एक जगह पर लोग रह रहे हैं तो सबकी विचारधारा एक नहीं हो सकती, सबकी विचारधारा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, विचारधाराओं का फ़ायदा उठाते हुए छोटे छोटे राष्ट्रों को बांटना चालू किया। कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया वाले भाग पर आपका अमेरिका का कब्जा हो गया और इस पर नहीं, उत्तरी कोरिया वाले भाग पर रूस का कब्जा हो गया और इस पर अमेरिका का। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर जर्मनी में बीचों बीच बांटने के लिए बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई। कांगो को बांट दिया गया। कांगो एक साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, उसे भी बांट दिया गया। संकट बढ़ता गया क्योंकि दोनों में कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तात्पर्य नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से होता है जहां विरोधी खेमे से विभाजित देश के मध्य संकट के अवसर आए, युद्ध हुए अथवा इनके होने की संभावना बनी, लेकिन युद्ध हुए नहीं। संभावना बनती गई लेकिन युद्ध नहीं हुए। वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्र रहस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। अनेक बार मौके आए और दोनों महाशक्तियों के मध्य ऐसा लगा कि युद्ध हो जाएगा, परंतु दोनों महाशक्तियों के मध्य कोई ना कोई ऐसा चीज़ें आ गई जिससे राजनयिक संबंध आ गए, जिससे वो युद्ध टल गया, जारी नहीं रहा। इसमें दोनों के मध्य गलतफहमियां बढ़ी। युद्ध ज़्यादा दिन तक तो जारी रह नहीं सकता था, परंतु गलतफहमियां बढ़ती है। ऐसे में अवसर आए जब शीत युद्ध के संघर्ष और कुछ गहरे संकट को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका अदा की। जो देश बाहर थे ना, इन दोनों को समझाने के लिए उन देशों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट रोल था, गुट निरपेक्ष मुल्कों की भूमिका को नहीं भूलना जा सकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। कि मुख्य नेता थे नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य मध्यस्थता की और मध्यस्थता करके उन्होंने क्या बहुत अच्छा कार्य किया। मध्यस्थता करके क्या किया, मध्यस्थता करके आखिरकार यह बात मध्यस्थता की और मध्यस्थता करके दोनों के बीच क्यों बांटा जा रहा है, इससे क्या लाभ होगा, आखिरकार यह बात सामने समझ कर आ गई कि महाशक्तियों में जान लिया युद्ध को हर हालत में टालना आवश्यक है। अगर युद्ध हो गया ना तो कुछ किसी को मिलेगा नहीं, जान माल की हानि होगी, इसलिए युद्ध को किसी भी प्रकार से टालना आवश्यक है। इस समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामले में जिम्मेवारी भर व्यवहार किया। अंतर्राष्ट्रीय मामले में अब जिम्मेदारी से व्यवहार करने लगे, ये नहीं मारकाट की बात करने लगे। जब जिम्मेदारी से व्यवहार करने लगे तो शीत युद्ध के दौरान दोनों गठबंधन के मध्य प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई। प्रतिद्वंदिता तो समाप्त हो गई, परंतु हथियारों की होड़ कम नहीं हुई। अब प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई, परंतु हथियारों की होड़ समाप्त नहीं हुई, क्योंकि दोनों देशों को लगता था कि जिसके पास ज़्यादा हथियार है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब ज़्यादा हथियार अगर आप रखेंगे तो इसका मतलब आपके पास पावर भी बहुत अधिक हो जाएगी।
बड़े बड़े युद्ध के जखीरे रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि युद्ध तो नहीं होगा, परंतु हम अपने इन पावरफुल वेपन से लोगों को डरा सकते हैं, पावरफुल वेपन से अपने जो बराबर में लोग हैं उन्हें डरा सकते हैं। दोनों देश निरंतर इस बात को समझ रहे हैं और संयम के बाद भी युद्ध हो सकता है। दोनों को पता था हथियार रखेंगे तो युद्ध आज नहीं तो कल हो सकता है, और युद्ध हम नहीं करेंगे, हो सकता है कोई जो हमारा सैनिक है उसके मन में कोई विरोध चल रहा और वो गोली दाग दे, मिसाइल वो दाग दे, तो हम कहाँ से उसको ये कह पाएंगे, इन लोगों को ये कह पाएंगे कि किस प्रकार से इसने नहीं, ये हमने नहीं किया, ये हमारे किसी सैनिक ने दे दिया, हम किसको इसकी सफाई देंगे। देश तो मानने को तैयार नहीं होगा, वो हम पे अटैक कर देगा और हमारे पीछे जितने जुड़े हों वो शीत युद्ध की घटना में आ जाएंगे, शीत युद्ध की घटना में आ जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना होगा। इसीलिए कंटिन्यूटी में अगर आप देखें तो इस घटना को रोकने के लिए, हथियारों के अस्त्र शस्त्र रोकने के लिए इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, और परमाणु हथियार ना हो, सैनिक शरारता ना हो, इसलिए हथियारों के लिए इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारी संधियां भी की। जैसे कुछ संधियों का नाम मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जैसे 1960 के दशक में संधियां की, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, परमाणु परिक्षेपण परिसीमन संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, इन सब की बातें यहाँ पर की जाने लगी। अस्त्र परिसीमन वार्ता हुई और दौरे हुए हथियार का नियंत्रण रखने के लिए कई संधियां की गई। जो संधियां की गई थी वो किस प्रकार से थी, जैसे उसमें से पहला नाम आया था संधि का, वो आया था आपका सीमित परमाणु परीक्षण संधि। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और जल मंडल के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने की संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में, कहाँ पर, मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को दस्तखत किए, और यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई। मतलब ये क्या था, ये एक संधि थी, LTBT कहते हैं इसे, LTBT, ठीक है, LTBT कहते हैं। तो LTBT क्या थी, LTBT एक संधि थी, पर इसको सीमित लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी कहते हैं, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, हिंदी में कहते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इस संधि के तहत क्या था, इस संधि के तहत था, ना तो आप अंतरिक्ष के अंदर, ना बाहर, न जल के अंदर, ना मिट्टी के अंदर, कहीं भी आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। इसीलिए भारत को परमाणु संपन्न देश नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उसने इस ट्रीटी को फॉलो नहीं किया है, और उसने जो हथियार बनाए हैं परमाणु, वो 1972 से पहले का नहीं है उसके पास, उसके बाद का बना है। तो जो इससे पहले परमाणु संपन्न देश थे वो नहीं माना जाता है, इसलिए ना पाकिस्तान को परमाणु संपन्न माना जाता है रिकॉर्ड में, और ना ही हिंदुस्तान को माना जाता है। एक सीमित ये हुआ। दूसरा जो हुआ था वो इस प्रकार से ये हुआ था, दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, NPT न्यूक्लियर पावर ट्रीटी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, NPT कहते हैं, न्यूक्लियर पावर ट्रीटी। NPT की शुरुआत जो थी वो किस उद्देश्य से की गई थी, सीधे सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न देश MT हथियार रखने की अनुमति है। जिनके परमाणु संपन्न देश है वही हथियार रख सकते हैं, उसके सिवा कोई और हथियार नहीं रख सकता, उसके सिवा कोई और परमाणु हथियार नहीं रख सकता। अगर रखता है तो वो उसके जुर्म है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। किसको परमाणु संपन्न राष्ट्र माना जाएगा? जिन्होंने परीक्षण 1967 से पहले कर लिया है उन्हें परमाणु संपन्न देश माना जाएगा, और जिन्होंने इसके बाद किया है उन्हें कोई परमाणु संपन्न देश नहीं माना जाएगा। इसीलिए इन्होंने इन संधियों पर हस्ताक्षर किया ताकि परमाणु युद्ध को रोका जा सके। क्या किया जा सके? परमाणु युद्ध को रोका जा सके। अब परमाणु युद्ध को रोकने के लिए इन्होंने इन संधियों पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। हम जानते हैं कि शीत युद्ध के कारण काफ़ी लॉस हो रहा था देशों का, लेकिन छोटे देश इन बड़े देशों के चक्कर में ना फंस जाएं और इनकी आज़ादी जो पुनः प्राप्त हुई है वो दोबारा ना छीन जाए। इसीलिए हम लोग एक दो ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? उस आंदोलन को नाम दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या नाम दिया गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन में
5 लोग इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने इसके संस्थापक थे। पहला जोसेफ ब्रॉस टिटो, जोसेफ ब्रॉज टिटो, जोसेफ ब्रॉज टिटो। दूसरे जो थे जोसेफ ब्रॉज टिटो, दूसरे जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तीसरे जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे थे अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर, ठीक है। टिटो, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और बामा एनक्रुमो। बामा एनक्रुमो जो थे वो घाना के थे, ये घाना देश के थे, ठीक है। सुकर्णो इंडोनेशिया के थे, सुकर्णो जो थे वो इंडोनेशिया के थे। और अब्दुल जो नासिर थे वो आपके मिस्र के थे। और उसके साथ साथ जो 2 लोग नेहरू आपके भारत के थे, और एक और जिनके बारे में मैंने बताया जोसेफ ब्रॉज टिटो, ये आपकी यूगोस्लाविया के थे। तो इन 5 लोगों ने मिलकर एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन था क्या, मैं आपको बताता हूँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहता हूँ, तो समझेंगे अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत के बारे में बोला जाता है कि